नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबरें अब तक में आज हम लेकर आए हैं वो खबरें जो हिला देंगी राजनीति, कानून और दुनिया की फिजा। लोकसभा की बहस में कौन निकलेगा विजेता? यूपी में अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के पीछे क्या है असली कहानी? बिहार की जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री कब और कैसे होगी? और मेक्सिको का टैरिफ हाइक भारत समेत कई देशों को कैसे झंझोर देगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर मोड़ पर है सस्पेंस और हर खबर में है रहस्य। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर सदन में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जबरदस्त हंगामा। आजम खान बरी, सेना पर विवादित बयान के मामले में कोर्ट से मिली राहत। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार, जनऔषधि केंद्र बंद करने का आदेश खारिज किया। पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट का फैसला। इंडिगो का बड़ा ऐलान, 10,000 रुपए देंगे मुआवजा, एक्स्ट्रा 1 लाख का ट्रैवल वाउचर भी। उत्तर गोवा में नाइट क्लब होटलों के अंदर आतिशबाजी पर पूर्ण रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। केजरीवाल आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर, जिला पंचायत चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। सोने के भाव में आई जबरदस्त तेजी, चांदी की भी बड़ी चमक, 1,30,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। भारतीय बाजार हरे निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स 427 अंक उछला, निफ्टी 25,800 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं संसद में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच हुई तीखी बहस की। लोकसभा में एक बार फिर चुनाव सुधार पर चर्चा गर्मा गई और बहस ने पूरी तरह रोंगटे खड़े कर दिए। जी हां, बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। दरअसल मामला शुरू हुआ चुनाव सुधार और एसआईआर यानी वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया पर, लेकिन जल्द ही ये बहस से हंगामे तक पहुंच गई। और फिर क्या था? कांग्रेस सांसदों ने आखिरकार सदन से वॉकआउट कर दिया। आइए आपको बताते हैं पूरी डिटेल के साथ किसने क्या कहा और क्या हुआ। आपको बता दें, लोकसभा में जब चर्चा शुरू हुई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव सुधार पर बीजेपी के लोग कभी भागते नहीं हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने अपनी सीट से खड़े होकर सीधे चुनौती दे डाली। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वोट चोरी पर बहस करें। जी हां, राहुल गांधी ने उदाहरण देते हुए हरियाणा की बात उठाई और कहा कि वहां 19 लाख फेक वोटर हैं और उन्होंने अमित शाह को चुनौती दी कि इस पर बहस हो जाए। सुनिए। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। वहीं इस पर अमित शाह ने तीखे स्वर में कहा, आपके हिसाब से संसद नहीं चलेगी, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आप नहीं। मैं 30 साल से संसद और विधानसभा का सदस्य हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मेरे बोलने के क्रम को तय किया जाए। सुनिए। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा। वहीं राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि ये डरा और घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये सही तरीका नहीं है। सर, ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है।
अमित शाह ने जवाब दिया, मैं आपके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देख रहा हूं। आपके उकसावे में नहीं आऊंगा, अपने क्रम से बोलूंगा। माननीय, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो। हम नहीं बोले, नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा, मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि हम जितने चुनाव जीते उससे ज्यादा हारे हैं। हमने कभी चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। राहुल गांधी, ममता, स्टालिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, खड़गे, हेमंत सोरेन, भगवंत मान सभी ने आरोप लगाए। ये पहले सिर्फ कांग्रेस में था, अब इंडियन अलायंस में फैल गया है। ये तटस्थ संस्था है, इसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कहूंगा, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया, जिसका जब वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं, वोट चोरी करते। वहीं इस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमित शाह जी का जवाब पूरी तरह डिफेंसिव था। हमने जो पॉइंट्स रखे हैं उनका जवाब नहीं मिला, सिर्फ उदाहरणों की बात की जा रही है। वहीं बढ़ते हंगामे और अमित शाह के जवाब के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है और सदन में गतिरोध कर रहे थे। वहीं अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिए के मुद्दे पर ये भाग गए। माननीय सदस्य, आप जब
जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मंगा। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते हैं। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद का समय लोगों को भ्रम फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए, सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। तो देखा आपने, लोकसभा में जो बहस हुई उसमें विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच सीधी टकराहट देखने को मिली। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, अमित शाह ने जवाब दिए। सदन में 7 से ज्यादा बार हंगामा हुआ और आखिर में कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। अमित शाह ने साफ कर दिया कि उनका भाषण क्रम और जवाब देने का तरीका तय करने का अधिकार उनका है और किसी के उकसावे में नहीं आएंगे। ये बहस चुनाव सुधार, वोटर सूची और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बेहद गर्मा रही है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। क्या यूपी की सत्ता के खेल में कानून को दाल चावल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या जो सवाल उठाए वो सजा पा सकते हैं? जी हां, आज हम आपके सामने लाए हैं एक सनसनीखेज खबर। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हां, वही अमिताभ ठाकुर जिनके नाम और विवादों की फहरिस्त कभी खत्म नहीं हुई। रात के अंधेरे में दिल्ली जा रहे अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर स्टेशन से पुलिस ने हिरासत में लिया और इसके बाद क्या हुआ, उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को सुबह 10 बजे तक ही गिरफ्तारी की पुष्टि मिली। लेकिन क्या ये सिर्फ देवरिया में जमीन मामले की पुरानी एफआईआर का मामला है या कुछ और भी है? आइए जानते हैं। दरअसल मामला शुरू होता है साल 1999 से। अमिताभ ठाकुर उस वक्त देवरिया के एसपी थे। आरोप है कि उन्होंने और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने औद्योगिक प्लॉट लेने में सरकारी विभागों और बैंकों को गुमराह किया। प्लॉट आवेदन में पत्नी नूतन ठाकुर ने अपना नाम नूतन देवी और पति का नाम अभिजात ठाकुर लिखा, पता बिहार का। बाद में असली नाम पते के साथ प्रॉपर्टी बेच दी। यही मामला 26 साल बाद अब न्यायालय के समक्ष आया है। लखनऊ पुलिस की एसआईटी ने इस मामले की जांच की और मंगलवार रात अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया। उन्हें सीतापुर के महोली बॉर्डर से लेकर देवरिया पुलिस ले गई। मेडिकल जांच के बाद भारी सुरक्षा के बीच सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 23 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मेरी हत्या कर दी जा सकती है, मैं अपनी पूरी बात अदालत में लिख कर रखना चाहता हूं। इस दौरान पुलिस ने उन्हें बात करने से रोका और जबरन गाड़ी में बैठा लिया। वहीं मीडिया कैमरे पर यह भी देखा गया कि कोर्ट में पेशी के दौरान वह फूट फूट कर रोते नजर आए। उनके चश्मे टूटे, मोबाइल पुलिस ने ले लिया। कोर्ट में सुरक्षा की भारी तैनाती रही। यही नहीं, 2 दिन पहले वाराणसी में भी उनके खिलाफ कफ सिरप मामले को लेकर सोशल मीडिया पर गलत तथ्य फैलाने की एफआईआर दर्ज हुई। आपको बता दें, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर यूपी के कई विवादों में हमेशा सुर्खियों में रहे। 2015 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव से धमकी मिलने का ऑडियो भी सार्वजनिक किया था। इसके बाद उन पर रेप का आरोप लगा और सस्पेंड भी हुए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस गिरफ्तारी को योगी सरकार की सत्ता के दुरुपयोग और विपक्षी आवाज दबाने की कार्यवाही बताई। उनके मुताबिक भ्रष्टाचार और माफियाओं के खिलाफ सवाल उठाने की सजा यही है, आवाज दबा दो, डराओ धमकाओ और उठवा लो। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी सिर्फ पुरानी जमीन एफआईआर का मामला है या ये सत्ता के बदले की कार्यवाही? क्या यूपी में कानून का शासन है
या सत्ता के इशारे पर पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या न्यायिक हिरासत में रखा जाना उनकी सुरक्षा था या दबाव बनाने का तरीका? हालांकि यूपी में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और उनके सामने आने वाला हर मोड़ अब सबकी निगाह में है। यूपी में कानून का शासन है या सत्ता का दबदबा, और अमिताभ ठाकुर के केस में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। हमारी नजरें बनी रहेंगी इस सनसनीखेज मामले पर, क्योंकि हर सवाल का जवाब शायद कोर्ट के फैसले और समय के साथ ही मिलेगा, और इस खेल में सिर्फ समय ही बताएगा कि सच कहां खड़ा है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। क्या बिहार में जेडीयू का भविष्य नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के हाथों में है? चुनाव खत्म होने के बाद भी क्यों चर्चा जारी है कि निशांत कुमार राजनीति में कब कदम रखेंगे? क्या ये सिर्फ अटकलें हैं या नीतीश कुमार खुद अपने बेटे के लिए रास्ता बना रहे हैं? जी हां, आज हम आपको बताने वाले हैं क्यों जेडीयू और बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री इतना बड़ा मुद्दा बन गई है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री की चर्चा जोरों पर थी। मीडिया में उनके बयान और नीतीश कुमार के पक्ष में किसी न किसी वक्त दिए गए संकेतों ने इस चर्चा को हवा दी। एनडीए नेताओं के अलावा राबड़ी देवी ने भी मजाकिया अंदाज में कह दिया था कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, उन्हें अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन हाल ही में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस चर्चा को नया मोड़ दे दिया। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर निशांत कुमार की मौजूदगी में संजय झा ने कहा कि हम चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएं। सभी कार्यकर्ता, नेता और शुभचिंतक चाहते हैं कि उन्हें काम करते देखें। हालांकि निशांत कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संजय झा ने साफ कर दिया कि अंतिम फैसला निशांत कुमार खुद लेंगे कि कब पार्टी से औपचारिक रूप से जुड़कर काम शुरू करना है। वहीं अटकलों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने अपने बेटे को पार्टी में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? सूत्रों के मुताबिक परिवार के अन्य लोग भी यही चाहते हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद ही नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार ने कहा था कि जब उनकी इच्छा होगी तभी निशांत राजनीति में आएंगे। आपको बता दें, खास बात यह है कि नीतीश कुमार की राजनीति में परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। वे हमेशा सिद्धांतों पर टिके रहे और अपने राजनीतिक विरोधियों के सामने पारदर्शी रहे। लेकिन बेटे की बात जब आती है तो किसी भी पिता की तरह ये निर्णय उनके लिए चुनौतीपूर्ण बन जाता है। बिहार में जेडीयू के पास फिलहाल केवल नीतीश कुमार ही ऐसा चेहरा है जिसका पूरे राज्य में ठोस जनाधार है। प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को पार्टी के हाशिए पर भेजने का उदाहरण भी सबके सामने है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निशांत कुमार जेडीयू के भविष्य के लिए वह चेहरा बन सकते हैं जो पार्टी को एकजुट रखे? तो साफ है, निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री सिर्फ अटकलें नहीं रह गई हैं। चुनाव के बाद भी ये चर्चा बिहार की राजनीति में गूंज रही है। क्या ये जेडीयू के भविष्य की तैयारी है या सिर्फ मीडिया और नेताओं की उम्मीदें हैं? नीतीश कुमार की नजरें जेडीयू और गठबंधन की स्थिरता पर हैं, लेकिन बेटे के लिए फैसले अब उनके हाथ में हैं। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की राजनीति में ये परिवारवाद का नया अध्याय कैसे लिखा जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का असर केवल उनके ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक फिजा पर पड़ेगा। हमारी नजरें बनी रहेंगी इस कहानी के हर मोड़ पर, क्योंकि बिहार की राजनीति में आने वाला हर फैसला अब सवालों की नई लकीरें खींचने वाला है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। दुनिया में एक बार फिर से टैरिफ वॉर की चेतावनी नजर आ रही है। अमेरिका के बाद अब मेक्सिको ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां, चीन, भारत, साउथ कोरिया और थाईलैंड जैसे कई एशियाई देशों से आने वाले सामानों पर मेक्सिको 50% तक टैरिफ लगाने जा रहा है। ये टैरिफ अगले साल यानी 2026 से लागू होंगे और इससे इन देशों को बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें, मेक्सिको की सीनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऑटो पार्ट्स,
टेक्सटाइल, स्टील और कई अन्य सामानों पर टैरिफ 50% तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य सामानों पर 35% तक टैरिफ लगाया जाएगा। सीनेट में इस प्रस्ताव के पक्ष में 76 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 5 वोट आए और 35 सांसद अनुपस्थित रहे। कहा जा रहा है कि ये कदम मेक्सिको के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य अगले साल लगभग 3.76 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व जुटाना भी है, जिससे मेक्सिको अपने राजकोषीय घाटे को कम कर सके। हालांकि व्यापार समूहों ने इस टैरिफ वृद्धि का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा और कई देशों के निर्यातकों को नुकसान होगा। बता दें, पहले ये बिल लगभग 1400 आयातित सामानों पर लागू होने वाला था, लेकिन संशोधन के बाद कुछ उत्पादों की श्रेणियों को कम कर दिया गया है। अब टैरिफ की दरें 50% से कम रखी गई हैं। वहीं भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार की बात करें तो बीते कुछ सालों में इसमें तेजी देखी गई है। 2022 में भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार 11.4 अरब डॉलर था, जो 2023 में थोड़ा घटकर 10.6 अरब डॉलर हो गया, लेकिन 2024 में फिर बढ़कर 11.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत का मेक्सिको के साथ ट्रेड सरप्लस भी अधिक है। 2024 में भारत ने मेक्सिको को लगभग 8.9 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि आयात सिर्फ 2.8 अरब डॉलर रहा। ऐसे में साफ है, मेक्सिको का ये टैरिफ कदम सिर्फ अमेरिका की तरह झटका देने वाला नहीं है, बल्कि इसके पीछे अपने उद्योगों को मजबूत करना और राजकोषीय घाटा कम करना भी मकसद है। आने वाला साल 2026 इस टैरिफ हाइक के असर को साफ कर देगा। तब पता चलेगा कि ये कदम व्यापार को बढ़ावा देगा या नई चुनौतियों को जन्म देगा। तो देखा आपने, आज के कार्यक्रम में हमने संसद में चुनाव सुधार पर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच हुई तीखी बहस, यूपी में अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी और बिहार में जेडीयू के भविष्य में निशांत कुमार की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों से लेकर दुनिया में मेक्सिको के टैरिफ फैसले तक की बातें की। ये घटनाएं केवल राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर नहीं, बल्कि जनता और व्यापार पर भी असर डालेंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। नमस्कार।